Hello everyone, I am Sharmila and today we start the new lesson of class 11th cell cycle and cell division lesson number 10। बहुत छोटा सा लेसन है बेटा, दो ही पार्ट पढ़ने हमें यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस एंड दो ही पार्ट के अंदर लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इस क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके रिलेटेड क्रिएट होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लेसन। So what is cell cycle and what happen in cell division? Actually the formation of new cells from pre-existing cell। कोई भी नई सेल जब बनती है तो वो पुरानी सेल के द्वारा ही ओरिजिनेट हो जाते, प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही उसका ओरिजिन होता है एंड दैट वी कॉल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। कैसा होगा? दैट कंसेप्ट वी कॉल द सेल डिवीजन। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होगी बेटा वो डिवाइड होगी और न्यू सेल बनेगी, और इसी कंसेप्ट को हम सेल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। सेम कंसेप्ट वी कॉल द सेल रिप्रोडक्शन। मीन्स सेल डिवीजन इज नथिंग बट द सेल रिप्रोडक्शन। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सेल डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती है। जो पुरानी सेल्स है, नई सेल्स ऐसी बनाई नहीं जाती कि ये मटेरियल ले लिया वो मटेरियल ले लिया, सब मटेरियल्स को मिला के एक नई सेल हमने बना दी, जबकि वो पुरानी सेल्स को डिवाइड करके नई सेल्स बनाई जाती है। तो सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल इज नथिंग बट द लाइफ स्पैन ऑफ सेल। कोई भी सेल अगर हमने ली तो किसी भी सेल का जो टोटल लाइफ स्पैन होता है एंड दैट लाइफ स्पैन वी कॉल द सेल साइकिल। उसी लाइफ स्पैन को, उस लाइफ स्पैन के दौरान वो किस किस स्टेजेस में जाती है, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर होता है, ऑल दैट थिंग आर इंक्लूड इन द सेल साइकिल। इन दो टॉपिक को हमें इस लेसन में कवर करना है। तो किसी भी सेल साइकिल का टाइम पीरियड क्या होता है? एक्चुअली सेल साइकिल टाइम पीरियड डिफरेंट रहता है डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल में। ऐसा नहीं ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जितनी नंबर ऑफ द सेल्स है, सभी सेल्स का जो लाइफ पीरियड है या सभी सेल का जो साइकिल पीरियड है वो सेम होगा। हर एक सेल का वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है द टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेल, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेल। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लेंगे कि जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है, मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे सभी की सभी ह्यूमन सेल नहीं बोल रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है उसको रेप्लिकेट होने में, उसको अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 24 to 28 आवर का समय लगता है। 24 to 28 आवर का समय लगता है। तो सभी सेल्स, उसमें स्किन सेल भी आएगी, उसमें लिवर सेल भी आएगी, उसमें इंटेस्टाइन सेल भी आएगी, उसमें ब्लड सेल भी आएगी, ऐसा नहीं है। सभी हर एक सेल का जो लाइफ स्पैन है, हर एक सेल का जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग चलती है। बट नॉर्मली हम बोलते हैं कि 24 to 28 आवर्स के बीच में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। ईस्ट के अंदर, ईस्ट जो है हमारी यूनिसेलुलर फंगी है, उसके अंदर आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 90 मिनट के अंदर। 90 मिनट के अंदर एक लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट हो जाती है। देन ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं विदिन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में उनकी सेल की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा टाइम पीरियड हर एक सेल में डिफरेंट होता है, वो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेल टाइम पीरियड। ओके, तो व्हाट आर द स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल, वो देखते हैं हम कौन सी स्टेजेस है वो जो सेल साइकिल में आपकी आती हैं। तो सेल साइकिल स्टेजेस, सेल साइकिल मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड होती है बेटा। एक पहली जो स्टेज है दैट वी कॉल द इंटरफेज और इंटर स्टेज वी कॉल्ड इट, एंड द सेकंड वन इज एम फेज। Interphase again divided into 3 types or 3 parts. The first we call pre-synthetic phase. इसी को G1 फेज कहा जाता है। दूसरी है सिंथेटिक फेज, इसी को S फेज कहा जाता है। और तीसरी है पोस्ट सिंथेटिक फेज,
इसी को G2 कहा जाता है। प्री सिंथेटिक G1, सिंथेटिक S एंड पोस्ट सिंथेटिक G2 फेज़। हर एक फेज़ में क्या क्या चीज़ें होती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से सेल में क्या वर्क किया जाता है। M फेज़ को माइटोसिस किया जाता है या मियोसिस या माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो M फेज़ में आती है। एक्चुअली ये दो पार्ट में, दो स्टेप में आपके डन होती है। द फर्स्ट स्टेप वी कॉल द कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड सेकंड वी कॉल द साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो एम फेज़ के आपके दो ही पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जबकि इंटरफेज आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। नॉट वी कॉल्ड द पार्ट, वी कॉल्ड द स्टेजेस ऑफ द इंटरफेज। 3 स्टेजेस है, तो 1 बाय 1 हम हर एक स्टेज को यहाँ पे देखते हैं। नाउ द इंटरफेज की फर्स्ट फेज, बेटा ये भी मिटाई दूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटरफेज का फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज द प्री सिंथेटिक फेज, इसी को हमने कहा G1 फेज। क्या होता है प्री सिंथेटिक और G1 फेज के अंदर? कोई भी सेल जब डॉटर सेल बनती है तो अब हमें सेल को डिवाइड होने की पहले की, मतलब सेल जस्ट डिवाइड होकर न्यू सेल बनी, सो दैट इज़ द डॉटर सेल। तो डॉटर सेल की साइज़ ऑब्वियसली कैसी होगी बेटा? छोटी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? सेल इंक्रीज इन साइज़, सेल अपना साइज़ बढ़ाएगा। अपना साइज़ बढ़ाने के लिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता लगेगी, तो यहाँ पे RNA प्रोटीन सिंथेसाइज, RNA प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। देन सेल ऑर्गेनल्स सिंथेसिस, क्योंकि डॉटर सेल है, मदर सेल से डिवाइड होके आई है, तो ऑब्वियसली उसमें सेल नंबर की क्वांटिटी कम होगी। सेल नंबर क्या है? सेल ऑर्गेनल्स क्या है हमारे? माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट बॉडी होगी तो क्लोरोप्लास्ट है, देन लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ है, वैक्यूल्स है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स है। ये तो सेल ऑर्गेनल्स की क्वांटिटी लिमिटेड होगी, क्योंकि उसको अभी साइज़ को बड़ा करना है तो सेल ऑर्गेनल्स को भी इंक्रीज़ करना होगा, तो ये नंबर ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स अपने अंदर इंक्रीज करेगी। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो कौन सी स्टेज है आपकी? G1 फेज। G1 फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज है, इसे इंटरफेज भी कहा जाता है, बट इंटरफेज को हम स्पेसिफिकली बोलेंगे तो प्री सिंथेटिक फेज G1 फेज है जो आपकी लॉन्गेस्ट फेज है। कितने समय तक रहती है? इसका टाइम पीरियड रहता है बेटा, इसका टाइम पीरियड रहता है 10 to 12 आवर। टोटल हमने क्या बोला था? 24 आवर। तो 24 आवर में बाकी की स्टेजेस भी आएगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेजेस मतलब 10 to 12 आवर तक आपका ये एक ही फेज़ में आपकी सेल साइकिल रन अप करती है। एंड अडल्ट सेल आर परमानेंटली फाउंड इन दिस स्टेज। आपकी जो भी अडल्ट सेल है वो परमानेंटली आपकी इसी स्टेज में रहेगी। कौन सी स्टेज में? G1 स्टेज में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अडल्ट आपका जो सेल है, अडल्ट सेल में कौन सी परमानेंट स्टेज होती है? तो G1 फेज आपकी होती है। यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ सेल अपनी साइज़ इंक्रीज कर रही, तो DNA रेप्लिकेशन इस प्रोसेस में नहीं होगा। ये कहलाती है आपकी G1 फेज और प्री सिंथेटिक फेज सबसे ज़्यादा आपकी रनअप होती है एंड माइटोटिकली एक्टिव रहती है। दिस इज माइटोटिकली एक्टिव फेज। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द G1 फेज। तो डॉटर सेल थी, जो इतनी सी छोटी सी डॉटर सेल थी, इसने नंबर ऑफ द कंटेंट इंक्रीज़ किया, इसने नंबर ऑफ द ऑर्गेनल्स इंक्रीज़ किया, इसने नंबर ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ किया। अब क्या बचा? अब वो बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो उसको डिवाइड में जाना चाहिए, तो जैसे ही बड़ी हो गई तो वो नेक्स्ट फेज़ में एंटर करती है, एंड द नेक्स्ट फेज़ इज़ सिंथेटिक फेज़। द नेक्स्ट फेज़ इज़ सिंथेटिक फेज़। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सिंथेटिक फेज़। इसे एस फेज भी कहा जाता है। सिंथेटिक फेज में क्या होता है? सिंथेटिक फेज में देयर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ DNA।
डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा? डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑब्वियसली साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। न्यूक्लियस ये सेल है, सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, जब डॉट सेल बड़ी हो गई तो सेल न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस ने अपना साइज़ इंक्रीज़ किया, तो डीएनए का कंटेंट भी आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए कैसा है? कम क्वांटिटी में है। यहाँ पे डीएनए का कंटेंट रेप्लिकेशन करता है, तो हमें पता है कि डीएनए किसके ऊपर लोकेटेड है? डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। एंड क्रोमोसोम के पास जीन का सेट होता है। क्रोमोसोम के पास कौन से जीन्स का सेट होता है? कौन सा? डुप्लीकेट जीन का सेट होता है। डुप्लीकेट जीन का सेट कहाँ पे होता है? सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर होता है। ये क्या होता है सब? ये सब चीज़ें क्या है ये हम देखते हैं। ये क्रोमोसोम है, ओके। यहाँ पे डीएनए लोकेटेड है, और डीएनए के ऊपर हमें पता है, डीएनए को ओपन करेंगे तो डीएनए के पास ये नाइट्रोजनियस बेसिस पेयर है, और उसे हम जीन्स कहते हैं, है ना। तो ये जीन का सीक्वेंस है। सपोज ये वाला जीन आपका हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जीन यहाँ पे लोकेटेड है जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है, मतलब इसका यहाँ से अगर हम स्ट्रैंड ओपन करते हैं तो ये जो आसपास के जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और दो सिस्टर क्रोमैटिड जॉइनिंग रहते हैं बीच में, दैट जॉइनिंग वी कॉल्ड सेंट्रोमियर। दो सिस्टर क्रोमैटिड जॉइनिंग रहते हैं, दैट पार्ट वी कॉल्ड द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर से, तो इसी हाइट का डुप्लीकेट जीन आपका उसका सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर होगा। ये ए वाला जीन है जो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे स्मॉल ए वाला जीन होगा सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर, वो भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी डुप्लीकेट कॉपी है? आपका एक सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर, एक क्रोमैटिड के ऊपर जो जीन है उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए, replication of the DNA increases the size of the nucleus inside the cell. All these things are डन इन द सिंथेटिक फेज। ये सब चीज़ें आपकी सिंथेटिक फेज में हो जाती है। तो अब सेल कैसी है? अब सेल के पास पूरी तरीके से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अब सेल के पास पूरी तरीके से फुल फॉर्म में आपका डीएनए भी प्रेजेंट है। एंड नाउ द सेल इज़ रेडी टू रेप्लिकेट, नाउ द सेल इज़ रेडी टू डिवाइड। ऐसी सेल जो डिवीजन के लिए तैयार हो गई, बट तो भी डिवीजन के लिए तैयार होने के लिए उसके पास और थोड़ी सी तैयारी करनी है। और वो कौन सी तैयारी है? वो हम पोस्ट सिंथेटिक फेज में देखेंगे। वो कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? वो पोस्ट सिंथेटिक फेज में देखेंगे। द थर्ड फेज ऑफ द इंटरफेज इज पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज दैट वी आल्सो कॉल्ड G2 फेज। इसे हम G2 फेज भी कहते हैं। क्या हो गया? G2 फेज में न्यूक्लियस ने साइज बड़ी कर दी, न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज। ये तो एस फेज में भी हुआ था, हाँ ये G2 फेज में भी होता है। न्यूक्लियस ने अपनी साइज बड़ी कर दी क्योंकि उसके पास अब फुल फॉर्म में डीएनए आ गया। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आ गए। पहले कैसा था? एक ही सेट था, अब डीएनए के दोनों क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड आके वहाँ पे आपका फुल फॉर्म में आपका डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सिंथेटिक फेज में हो चुका है। अब इसको प्रोटीन भी बढ़ाना पड़ेंगे, प्रोटीन इंक्रीज़ करना पड़ेंगे, और प्रोटीन इंक्रीज़ करने के लिए प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी चाहिए। तो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी क्या है? प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है mRNA और rRNA, है ना। तो mRNA और rRNA की जो संख्या है सेल के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्यों चाहिए? सेल को बनाने का काम ही प्रोटीन करता है, और सेल का साइज़ इंक्रीज़ करना है, सेल के ऑर्गेनल्स बनाना है, सेल के न्यूक्लियस की साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो प्रोटीन तो चाहिए। तो प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है mRNA और rRNA, इसका नंबर भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। एज वेल एज आपका डीएनए न्यूक्लियस के अलावा दो सेल ऑर्गेनल्स के पास और रहता है। कौन से सेल ऑर्गेनल्स है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए रहता है। और अगर प्लांट सेल होगी तो क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ प्लांट सेल होगी तो बोला बेटा मैंने, एनिमल सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट, इसके पास भी आपका खुद का डीएनए रहता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर इंक्रीजेस इन पोस्ट सिंथेटिक और G2 फेज। अगर सिर्फ एनिमल सेल होगी तो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होंगे, और अगर प्लांट सेल होगी तो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती है? G2 फेज में होती है। बट कुछ एनिमल सेल जो है बेटा, सम एनिमल सेल डज नॉट गो इन सेल डिवीजन।
उनमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती ही नहीं। ऐसी कौन सी एनिमल सेल जिसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं? ये है हमारी ह्यूमन हार्ट सेल। ह्यूमन हार्ट सेल एक बार जितनी बनी उतनी बन गई, उसमें डिवीजन नहीं होता। तो छोटे बच्चों में हार्ट की साइज़ उतनी ही रहती है। हमने देखा कि जिसकी जितनी फीस्ट उतना बड़ा हार्ट रहता है। तो छोटे बच्चों की फीस्ट तो छोटी रहती है, बड़े बच्चों की फीस्ट बड़ी हो जाती है। तो हार्ट की जब सेल नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो साइज़ कैसे बढ़ गई? यहाँ पे नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज़ नहीं होता, साइज़ ऑफ द सेल इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, अडल्ट हो जाते हो, तो साइज़ ऑफ द सेल इंक्रीज़ हो रही है, बाकी यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होता। इनिशियल कंडीशन में वो कुछ होता है, जब इन्फेंट होता है, वो आपका बच्चा इन्फेंट होता है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, उस समय आपका डिवीजन होता है कंटिन्यूसली। बट एक बार वो कंप्लीट डिवीजन होने के बाद उसमें डिवीजन नहीं होता, बट साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है अकॉर्डिंग टू अगर उसकी बच्चा इंक्रीज़ हो रहा है, एनिमल बॉडी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी सेल इंक्रीज साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। एंड कुछ कुछ जो सेल्स होती है वो आपकी पर्टिकुलर समय पे ही रेप्लिकेट करते हैं, दैट वी कॉल्ड ऑकेजनली डिवाइड्स, दैट सेल वी कॉल्ड द ऑकेजनली डिवाइड्स, डिवाइड इन अ पर्टिकुलर टाइम और व्हेन इट नीड्स टू डिवाइड। ऑकेजनली डिवाइड होती है, जहाँ आवश्यकता होगी तभी डिवाइड होगी। कैसी सेल है, कौन सी सेल है ऐसी जब आवश्यकता होगी तभी डिवाइड होगी? तो वो है स्कीम की इंज्यूर्ड सेल। अगर हमारी बॉडी में कोई सेल इंजर्ड हो, सपोज सेल साइकिल का लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ, सेल का लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ और उसके पहले कोई इंजरी आ गई, तो ऐसे इंजर्ड सेल को, स्किन की सेल्स को, ऐसे इंजर्ड पार्ट को फिलअप करने का काम भी आपका इस G2 फेज़ के अंदर होता है। और एक बार उसको फिलअप कर दिया, इंजर्ड पार्ट आपका फिल हो गया, तो आपकी सेल परमानेंटली क्वॉशंट स्टेज में चली जाती बेटा। परमानेंटली गो इन क्वॉशंट फेज़, जिसे G0 फेज़ भी कहा जाता है। ये क्या होता है? मतलब एक बार डिवाइड हो गई एंड फिर डिवाइड होना बंद कर दी, अब डिवाइड नहीं होगी डबल से, जब तक डबल से इंजर्ड नहीं होगी, जब तक इंजर्ड नहीं होगी तब तक डिवाइड नहीं होगी। तो वो आप बोल सकते हैं कि एक जीरो स्टेज है जहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उस स्टेज के अंदर चली जाती है, दैट स्टेज वी कॉल द क्वेश्चन फेज। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द जीरो फेज, G0 फेज में साइकिल कब जाती है, कौन सी सेल G0 फेज में जाती है, G0 फेज कब होती है, कहाँ होती है? तो G2 फेज के दौरान आपकी G0 स्टेज होती है, जहाँ पे अगर सेल इंजर्ड होती है तो ही आपकी डिवाइड होती है, अदरवाइज वो एक परमानेंट फिक्स फेज में चली जाती है, दैट फेज वी कॉल द G0 फेज। ओके, तो ये था हमारा पोस्ट सिंथेटिक फेज। अब सेल कैसी हो गई? अब सेल जो है फाइनल रेडी टू डिवीजन। अब सेल हो गई रेडी टू डिवीजन, मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज़ द इंटरफेस। सेल को डिवाइड करने की जो पहले की प्रोसीजर है दैट वी कॉल्ड इंटरफेस। अब एक्चुअल सेल डिवीजन कौन से स्टेज में होगा? एक्चुअल सेल डिवीजन जो है हमारी एम फेज, जो हमने देखा एम फेज में होगा। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एम फेज। एम फेज, एम फेज के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों कंडीशन आती है, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। इसको डिटेल में भी हमें इसी पार्ट में देखना है। क्या होता है एम फेज? दो सब पार्ट आते हैं उसके, एक आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। तो सेल के अंदर मेन चीज़ क्या है? सेल के अंदर मेन न्यूक्लियस है, क्योंकि वहीं से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होना ज़रूरी है। अगर एक सेल से दो सेल बनेगी तो दूसरे सेल में भी तो जेनेटिक मटेरियल जाना आवश्यक है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन। ओके, एंड द अनदर थिंग इज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना रहता है। सो दैट प्रोसेस साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन वी कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। ओके, ये दो प्रोसेस हो रही है आपकी एम फेज के अंदर। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा है। सो व्हाट इज द माइटोसिस एंड मियोसिस? माइटोसिस क्या है बेटा? माइटोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। नो, नॉट रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस
आपका सेल डिवीज़न कहा जाता है, सिंपल सेल डिवीज़न। क्या होता है इसमें, एक सेल है, जनरली ये होता है डिप्लॉइड सेल में। डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, हैप्लॉइड में भी होता है, ऐसा नहीं है, बट डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड दोनों कंडीशन में होगा और उस सेल को कहा जाता है सोमैटिक सेल। अगर डिप्लॉइड सेल आपकी सेल अगर डिप्लॉइड है तो उस सेल को सोमैटिक सेल कहा जाता है। जनरली सोमैटिक सेल्स में होता है और एक सेल से दो सेल बनाई जाती है, इससे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है ना, इक्वेशनल। मतलब एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, बट ये सेल कैसी रहेगी, डिप्लॉइड रहेगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहेगा। सपोज ये सोमैटिक सेल है, इसके पास 6 क्रोमोसोम है, तो जिसकी जो डॉटर सेल रहेगी इसके पास भी 6 क्रोमोसोम ही रहेंगे, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होंगे। इसमें दोनों प्रोसेस होगी, इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा, बट दोनों प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहेगी। इसे इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है कि दो इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है, बट क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। किसमें होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों सेल में होते हैं, बट जनरली फाउंड इन द सोमैटिक सेल दैट वी कॉल द डिप्लॉइड सेल। सेकंड कंडीशन है मियोसिस। व्हाट अबाउट मियोसिस? मियोसिस को बेटा रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। इसे रिडक्शन करना मतलब कम करना, मिनिमाइज करना। तो जो हमारे पास ये सेल है, एक सेल है, जनरली मियोसिस प्रोसेस होती है आपकी जर्म सेल के अंदर। जर्म सेल से आपका मियोसिस होता है, तो ये डिप्लॉइड स्टेज है। डिप्लॉइड स्टेज है, 6 क्रोमोसोम है, इससे मियोसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के दौरान एक्चुअल रिडक्शन की प्रोसेस होगी, मतलब ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपके 3 में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बनेगी, इसके पास 3 क्रोमोसोम है, इसके पास 3 क्रोमोसोम है, जो 6 क्रोमोसोम थे वो 3 में डिवाइड होगी। और सेकंड स्टेज होती है आपकी, सेकंड स्टेज होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन हो गया, देन मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 से एक सेल से फिर 2 सेल बनेगी। वो कैसी होगी, वो भी हैप्लॉइड होगी, वो भी हैप्लॉइड होगी। मीन्स डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का एक सेल से 4 सेल बनती है इन केस ऑफ मियोसिस एंड दीज आर द हैप्लॉइड सेल, और एक सेल से 2 सेल बनती है इन केस ऑफ माइटोसिस एंड दीज आर द डिप्लॉइड सेल। ये आता है आपका एम फेज के दौरान सेल का डिवीजन हो रहा है। सेल का डिवीजन किस फेज से होता है, 2 फॉर्म में होता है सेल का डिवीजन, या तो माइटोसिस के थ्रू होता है या तो मियोसिस के थ्रू होगा। माइटोसिस के थ्रू होगा तो 1 से 2 सेल बनेगी, मियोसिस के थ्रू होगा तो 1 से 4 सेल बनेगी। दिस इज अबाउट द सेल डिवीजन। ये है हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन। सेल रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, जहाँ पे हमें इंटरफेस, जहाँ पे हम सेल को डिवाइड करने की तैयारी करते हैं। जैसे हमें कुछ मटेरियल बनाना है, खाना बनाना है, तो हम सब इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं, सब तैयारी करते हैं एंड देन उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, सब तैयारी करती है डिवाइड होने के लिए, किसमें, इंटरफेस के दौरान, और एम फेज के दौरान वो डिवाइड होती है। तो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस कैसी होती है, हम इसके जो आगे वाले वीडियोज़ है उसके अंदर देखेंगे 1 बाय 1। पहले माइटोसिस देखेंगे, देन मियोसिस देखेंगे। मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आई होप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है सेल डिवीजन का और सेल साइकिल का आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, माइटोसिस एंड मियोसिस, उसकी तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। हाँ, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए बेटा, जो हैंड रिटन है, माइक्रो नोट्स है, जिसके थ्रू हम कम से कम समय में पूरे ऑल ओवर लेसन को समझ सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करते हो तो आपको पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड माइक्रो नोट्स वहाँ पे मिल जाएगी, जो आपकी फर्दर स्टडी के लिए हेल्प करेगी, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू।